हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो इसमें आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: पेट्रोलियम सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। शुरू करते हैं पेट्रोलियम सेक्टर से। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर एक बेंचमार्क प्राइसिंग होती है, लेकिन वहीं अगर हम ग्लोबल गैस मार्केटिंग की बात करें तो ग्लोबल गैस मार्केट में कोई भी बेंचमार्क डोमेस्टिक गैस प्राइस नहीं है। इंडिया में जो गैस के प्राइसेस है वो एकदम से बढ़ने लगे हैं। अगर हम देखें पिछले 5-6 सालों में, तो गैस के जो प्राइसेस है ना, हमारे जो डोमेस्टिक गैस प्राइस है, जो हम घरों में एलपीजी यूज करते हैं, वो क्या है, एक क्लीन एनर्जी फ्यूल है, लेकिन उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक तरह से डबल ही हो गए हैं पिछले 5-6 सालों में। तो ये क्लीन एनर्जी फ्यूल है, हमें इसके प्राइसेस को एक बेंचमार्क प्राइस जो है इसका वो रखना चाहिए, सो दैट कि इसको जो कॉमन मैन है वो यूज कर सके। क्यों? क्योंकि ये एक क्लीन एनर्जी फ्यूल है, तो इसीलिए इसके प्राइसेस को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। तो इसके प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारी सरकार कुछ फॉर्मूले लेकर आई थी, जैसे कि कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मार्केट बेस्ड हो, जिससे कि जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस है वो रेगुलेट हो सके, इतने ज्यादा ना बढ़े, जो कॉमन मैन है वो इसको अफोर्ड कर सके। कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के इंटरेस्ट को दैट में रख के जो गैस का प्राइस है वो फिक्स करना चाहिए। तो एक बेंचमार्क गैस प्राइस होना चाहिए पूरी कंट्री के अंदर, सो दैट कि जो हमारा गैस मार्केट है वहां पे कॉम्पिटिटिवनेस भी बनी रहे और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी आए, राइट। तो इसके लिए हमारी सरकार ने काफी मेजर्स लिए हैं। कुछ पॉसिबल स्टेप्स जो हमारी सरकार से हो पाए हैं, हमारी सरकार ने पॉसिबल स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पहले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस था ये जीएसटी रिजीम के अंदर नहीं आया, तो हमारी सरकार क्या सुजेशन दे रही है कि इसको, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस है, इसको जीएसटी रिजीम के अंदर लाया जाए, सो दैट कि इसके जो प्राइसेस है उसको रेगुलेट किया जाए। जो सेस कलेक्शन, जो क्लीन एनर्जी सेस कलेक्ट किया जाता है, उसको यूज करके हमारी कंट्री के अंदर एक गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप यूएस वगैरह में देखोगे या यूरोपियन कंट्रीज जो है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक गैस पाइपलाइन होती है, घरों के अंदर तक एक गैस पाइपलाइन आती है। जैसे हमारे यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स यूज होते हैं, तो वहाँ पे सिलेंडर्स नहीं होते, वहाँ पे गैस पाइपलाइन होती है, गैस का कनेक्शन घरों तक आता है। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन आते हैं ना घरों तक, वैसे ही वहाँ पे गैस के कनेक्शन आते हैं घरों तक। तो वो अपनी जितनी गैस की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको यूज करते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको गैस का एक बिल आता है, उन लोगों को वो गैस का बिल अपना पे करते हैं। हमारी तरह वो सिलेंडर्स वगैरह खरीदते नहीं है, राइट। तो उसी तरह से हमें भी इंडिया में एक गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाने की जरूरत है, राइट। जैसे कि हम हाईवे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वैसे गैस हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत है हमारे यहाँ पे। इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को यूज करना चाहिए, सो दैट कि जो पाइपलाइन एसेट्स है उनको प्रमोट किया जा सके और हम अपनी गैस की एक एफिशिएंट मार्केट डेवलप कर सके, राइट। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंस है वो किसको दी जा रही है, वो दी जा रही है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को, इंस्टेड ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, और हमारा जो प्रेजेंट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, सो दैट कि जो हमारा गैस नेटवर्क है उसको डेवलप कर सके, हमारे गैस नेटवर्क में जो खामियां हैं हम उनको दूर कर सकें इन रिफॉर्म्स के थ्रू। इसके अलावा एलएनजी, सीएनजी, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, रूरल एरियाज तक लाने की जरूरत है, उन एरियाज तक जहां तक गैस की कनेक्टिविटी नहीं है, जहां तक गैस अभी नहीं पहुंची है, वहां तक हमें अपनी पाइपलाइंस को एक्सपैंड करना है। एलएनजी, सीएनजी जो नेटवर्क हम बना रहे हैं तो उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है रूरल एरियाज तक। रूरल एरियाज तक भी गैस की जो कनेक्टिविटी है उसको बनाने की जरूरत है।
क्योंकि होता क्या है, सीएनजी क्या है, ये क्लीन एनर्जी फ्यूल है, तो हमें क्लीन एनर्जी फ्यूल को प्रमोट करना है। इस पे जो सब्सिडी दी जाती है, एलपीजी सब्सिडी दी जाती है ना, तो उस सब्सिडी को रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, जो एलपीजी सिलेंडर्स हमें मिलते हैं तो पर फैमिली 6 सिलेंडर्स दिए जाते हैं, राइट। तो 6 सिलेंडर्स सब्सिडाइज्ड प्राइस पे दिए जाते हैं, वैसे ले तो आप ज़्यादा भी सकते हो, लेकिन सब्सिडाइज्ड प्राइस पे आपको 6 सिलेंडर्स दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 10 एलपीजी सिलेंडर्स पर हाउस होल्ड जो है, इसका जो वो है वो बढ़ाने की जरूरत है। पहले 6 थे, अब इन्होंने बोला कि 10 एलपीजी सिलेंडर्स ईच हाउस होल्ड जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जो डोमेस्टिक कुकिंग के लिए गैस यूज होती है, उसको मैक्सिमम एलपीजी गैस उसमें यूज करी जाए बजाय के दूसरे फ्यूल के, राइट। इसके अलावा जो एलएनजी इंपोर्ट करी जाती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पावर इंडस्ट्री के लिए जो इंपोर्ट करी जाती है, उसको कस्टम ड्यूटी फ्री करने की ज़रूरत है। और जो बाकी है एलएनजी, जो अदर यूजर्स के लिए हम इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, उस पर 5% कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाने की ज़रूरत है। और बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सेप्शंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। नेचुरल गैस और एलएनजी जो है ये क्या है, ये एक क्रूड ऑयल में आते हैं। क्रूड ऑयल से बनती है, नेचुरल गैस, एलएनजी, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें बनती है उसी से ही। तो ये इसका जो प्राइस है ना, नेचुरल गैस का या एलएनजी का या क्रूड ऑयल की भी अगर हम बात करें, तो इनका जो प्राइस है वो सारी स्टेट्स में यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी स्टेट में एलपीजी का या एलएनजी का प्राइस ज्यादा है, किसी दूसरी स्टेट में कम है। तो ऑल ओवर दी इंडिया जितनी भी स्टेट्स है वहां पे इनका प्राइस जो है उसको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है। सेम प्राइस होना चाहिए, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, एलएनजी हो, सीएनजी हो, कोई भी हो, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूनिफॉर्म प्राइस करने के लिए जीएसटी के अंडर लाना पड़ेगा हमें इस सेक्टर को भी। इसके अलावा इंडिया और भी अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है एनर्जी के, उसको एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे कि कोल बेड मीथेन हो गया, शेल ऑयल गैस, इसकी एक्सप्लोरेशन अभी इंडिया में चल रही है। तो शेल ऑयल और गैस एरियाज की बात करें तो इसके लिए 50 ब्लॉक्स पे अभी काम चल रहा है, लेकिन जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो अभी इसकी शुरू नहीं हुई है। 2020 की स्टार्टिंग तक आते आते जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर में। क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन होएगी तो उससे ये जो सेक्टर है इसको हम और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म करेगी ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर में। कौन कौन से रिफॉर्म्स, जैसे कि फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स जो है उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जो सेडिमेंट्री बेसिन की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की ब्लॉक एक्सप्लोरेशन है उस पर बिडिंग शुरू करी जाएगी। इसके अलावा फिस्कल इंसेंटिव्स को एक्सटेंड किया जाएगा। गैस प्रोडक्शन जो है उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जिसमें मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम दी जाएगी कि जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है इसमें नेचुरल गैस एंड ऑयल में, तो इसमें वो अपने हिसाब से प्राइसिंग जो है वो फिक्स कर सकता है, अपने हिसाब से इसकी मार्केटिंग भी कर सकता है। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, पैसा तो लेकर आएगा ही आएगा इस सेक्टर में। तो और जो नेशनल ऑयल कंपनीज है उनको पूरी फ्रीडम दे दी गई है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैब करके काम कर सकती है, अपनी कोलैबोरेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ कर सकती है नेशनल ऑयल कंपनीज, राइट। नेक्स्ट है रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया का रेन्यूएबल एनर्जी में पोटेंशियल कितना है, मीडियम टर्म में अगर हम बात करें तो 8,96,602 मेगावाट है, जिसमें सोलर एनर्जी भी आ जाती है, विंड एनर्जी भी आ जाती है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं और बायोमास पावर भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स की बात करें तो इंडिया का टारगेट क्या है कि 2022 तक जो हमारी एनर्जी सोर्सेज है उसको हमने इंक्रीज करना है 175 गीगावाट, जिसमें सोलर एनर्जी होगी 100 गीगावाट की और विंड एनर्जी होगी 60 गीगावाट और बाकी आ जाएंगे स्मॉल हाइड्रो एंड बायोमास पावर में, राइट। अब ये तो 2022 का टारगेट था, अभी 2023 का टारगेट भी आ चुका है। 2023 का टारगेट क्या है कि हमें 500 गीगावाट
एनर्जी जो है वो 2030 का है, 23 नहीं 2030 का टारगेट आ चुका है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो जनरेट करनी है, राइट। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है। स्टेप्स क्या है, जैसे कि सोलर रूफटॉप बनाना, सोलर रूफटॉप सिस्टम जो कि नेशनल सोलर मिशन के अंडर हमारी गवर्नमेंट जो है सोलर रूफटॉप सिस्टम बना रही है। इसके अलावा सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। 2015-16 से 2019-20 तक 5 सालों के अंदर 25 सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे जिनकी कैपेसिटी होगी 20,000 मेगावाट की। सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे नेशनल सोलर मिशन के अंडर। सोलर पंप्स लगाए जाएंगे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। सोलर सिटीज बनाई जाएंगी। इसके अलावा एक सूर्य मित्रा स्कीम हमारी सरकार ने लॉन्च करी थी 2015 में। तो इसमें 50,000 ट्रेन पर्सोनल्स जो क्रिएट करने थे विद इन द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 2015-16 से 19-20 तक। ये सूर्य मित्रा का टारगेट था, राइट। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट कुछ और इनिशिएटिव्स ले रही है मार्च 2016 में, जिसमें क्या है कि रेन्यूएबल एनर्जी जो है इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लाया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर में लाएंगे तो इसका क्या फायदा होएगा, उसमें बैंक लोन दिया जाएगा 15 करोड़ तक का। किसके लिए बैंक लोन दिया जाएगा, जनरेटर्स के लिए, पावर जनरेटर्स, विंड मिल्स, माइक्रो हाइडल प्लांट्स के लिए। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम हो गया, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुंची तो उन रिमोट विलेजेस तक भी हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी, राइट। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए ये लिमिट कितनी है, 10 लाख पर बोरोवर है, राइट। इसमें अब जो रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आएगी वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आएगी। इसके लिए अब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आएगी तो इसके लिए इन्होंने जो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन है उसको 74% तक अप्रूवल दे दी गई है। ये जो पार्टिसिपेशन होगी ये किस में होगी, ज्वाइंट वेंचर में होगी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की परमिशन से 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज इक्विटी अलाउड है, उसको भी परमिशन दे दी गई है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर की। लॉजिस्टिक सेक्टर हमारी सप्लाई चेन की बैकबोन है। लॉजिस्टिक में क्या आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पे गुड्स बनती है, वहां से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने का काम ये सारा किसका आ जाता है, लॉजिस्टिक सेक्टर का। इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग का काम, इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन, ये सारा काम लॉजिस्टिक सेक्टर का आ जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कंपनीज है जो वो करती है, तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद वेयर हाउस से हमारा जो भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद वो प्रॉपर जो प्रोसेस होता है आने का, उसके थ्रू वो फाइनल कंज्यूमर तक जो चीज होती है वो पहुंच जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और अनएक्सप्लोर्ड है जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, हालांकि इतने रेलेवेंट तो नहीं है बट एक बार हम देख लेते हैं। इंडिया की जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो है हमारी $160 बिलियन की, और हमारा पिछले 5 सालों में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो है 7.8% तक का। अगर हम जीएसटी इंप्लीमेंट कर देते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर को जीएसटी रिजीम के अंदर ले आते हैं, तो हमारा जो इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट है वो कितनी हो जाएगी, $215 बिलियन की हो जाएगी 2020 तक। और हमारा जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है जो 7.8% था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 10.5% तक हो जाएगा। लॉजिस्टिक सेक्टर से 22 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ऑब्वियसली इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होती ही है लॉजिस्टिक सेक्टर से। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 10% अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारी है उसको अगर हम कम कर दें, 10% तक कम कर दें, तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो 5 से 8% तक बढ़ जाएंगे। अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% कम कर दें तो हमारे एक्सपोर्ट कितने बढ़ेंगे, 5 से 8% तक बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इंडिया का 2014 में रैंक था 54th
और 2016 में रैंक था 35th, राइट। लेकिन हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं? हमारी जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो नहीं बन पा रही, क्योंकि हमारी जो लॉजिस्टिक सेक्टर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है इंडिया का, अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रेगमेंटेड वेयर हाउसेस है, मल्टीपल रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज है। अब स्टेट के जो रेगुलेशंस है वो अलग है, सेंटर के अलग है, पॉलिसीज अलग अलग है, अलग अलग बॉडीज है जो पॉलिसीज बना रही है। वेयर हाउसेज वो अलग अलग जगह पे है, ऐसे तो है नहीं एक ही वेयर हाउस है वहीं पे सारी चीजें मिल रही है, तो फ्रेगमेंटेड वेयर हाउसेस है, सीमलेस मूवमेंट नहीं है हमारे यहाँ पे, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए वही हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देगी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, स्किल लेकर आएगी, बॉटलनेक्स जो आ रहे हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में उसको हटाने की ज़रूरत है, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऑटोमेशन लाने की ज़रूरत है, क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने की ज़रूरत है, और हमारा जो लॉजिस्टिक का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, राइट। तो इसके लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर एक नया लॉजिस्टिक डिवीजन क्रिएट करने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इसको हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर के अंडर ऐड कर दिया गया है। तो इसके हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? इसके लिए हमें लंबे समय के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है। दूसरा, हमें मल्टी मोडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज जो हम बना रहे हैं स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसका जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मार्केट अकाउंटेबिलिटी इससे हमारी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर आता है, तो चीजें चाहे इंडिया के अंदर ही बन रही है ना, चाहे चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, जितनी भी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, चाहे वो इंडिया के अंदर ही एक्सपोर्ट हो रही है या फिर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, बन तो वो इंडिया के अंदर ही रही है ना, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर आ रहा है हमारा लॉजिस्टिक जो है सेक्टर, राइट। तो इसके लिए जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बन जाता है ग्लोबल सप्लाई चेन का, राइट। ग्लोबल सप्लाई चेन का लॉजिस्टिक सेक्टर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर आता है। जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में, वो सारी इंडिया के अंदर बनती है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू बनती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।